हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और इस वीडियो में देखेंगे जो वेल आर्टिशियन का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का पेपर आपका हुआ था 12 जनवरी 2026 को। उसका पेपर देखेंगे, आंसर की डिटेल देखेंगे, जिसमें आपके जो क्वेश्चन हैं आपके थ्योरी के पोर्शन मिलेंगे 70 क्वेश्चन, WCS और ED के जो क्वेश्चन हैं वो हैं आपके 30, और एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन हैं वो है आपके 20 क्वेश्चन। इस तरह से आपका जो टोटल क्वेश्चन होता है 120 क्वेश्चन होता है। ये सारे के सारे देखेंगे। इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से अ, आप सवाल पूछ सकते हो, है ना। बाकी ऑब्जेक्शन का एक छोटा सा वीडियो बना दिया, तो ऑब्जेक्शन कैसे डालना को लॉगिन करके कोई भी आपको डाउट लगता है क्वेश्चन में कि ये आंसर गलत है, सो आप प्रेफर करना जो निम्मी का होगा या फिर बुक का ही रेफर करना। निम्मी का, रॉयल का, आप कहीं से भी आप कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप तो प्रेफर करना निम्मी का ही सबसे बढ़िया रहेगा। कोई भी आपको किसी में भी आंसर यदि गलत लगता है तो उसका जो है एक आपका PDF या फिर फोटो जो है वो अपलोड करना पड़ता है। पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। अदरवाइज आपका एक नया जिस दिन आपका इशू हुआ था ऑब्जेक्शन का उसी दिन डाल रखा था, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। बाकी इसमें सारे क्वेश्चन का देखेंगे, जो आपके 120 क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना। कुछ भी डाउट होता है जैसे मैंने कहा वो आप पूछ सकते हो। बाकी रेगुलर अपडेट जैसे आपका गवर्नमेंट जॉब का और कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसके लिए आप आपका जो चैनल में है अपलोड होते रहता है, और अपलोड वो बहुत सारा किया हुआ है, तो वो चीज़ें भी आप देख सकते हैं, है ना। तो अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं जो बेल आर्टिशियन का पेपर हुआ है 12 जनवरी 2026 का, उसका जो है आंसर रिलीज़ हुआ है, और उसका देखेंगे जिसमें से आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का है ना। सारे क्वेश्चन देखेंगे एक-एक करके, है ना। कुछ क्वेश्चन हिंदी में है, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में है, मिक्सअप करके हैं, क्योंकि जैसा इन्होंने पेपर दिया था उसके हिसाब से ही जो आंसर किया आता है उसी के हिसाब से लैंग्वेज जैसे सेलेक्ट करते हो उसके हिसाब से आता है। लैंग्वेज आप एक सेलेक्ट करते हो तो एक ही लैंग्वेज आता है, बस आप क्वेश्चन को फिर रिपीट करके चेंज करते हो ना लैंग्वेज, तो उसमें फिर वही क्वेश्चन में सेव हो जाता है ना। सो इनका देखते हैं। तो पार्टिसिपेट ID का हो गया यहाँ पे, और नेम हो गया तो इसको हाइड कर रखा है। देन टेस्ट सेंटर इनका जो है पटियाला के अंदर बहादुरगढ़ जो है वहाँ पे इनका सेंटर था। टेस्ट डेट दे देखते हैं 12 जनवरी 2026 का। टेस्ट टाइम का जो है 9 बजे से 10:30 बजे का है, और सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिशियन का है ना। तो सारे क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिशियन के एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं ना। मैं आपका भेल का लोगो मिलेगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आर्टिशियन रिक्रूटमेंट 2025, और ये एडवर्टीजमेंट नंबर है ना। ये करके देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं जिसमें। ओके, सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ टेस्ट सेंटर का है, टेस्ट डेट और टाइम का है, एग्ज़ाम जो सब्जेक्ट है उसका, है ना। इसमें देखोगे ट्रेड थ्योरी का सबसे पहले है ना सेक्शन का है। पहला क्वेश्चन जैसे ये आपका क्वेश्चन है, ये जो आंसर दिया हुआ है ये वेल की ओर से दिया हुआ है, और यहाँ जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये आपकी ओर से दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन ID है इसका। ऑब्जेक्शन लगाओगे तो क्वेश्चन ID जो है आपको वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, टाइप करोगे तभी आएगा। और ऑप्शन ID जिस आंसर को आपको डालना है उसका भी ID आपको डालना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए ये सारे ID वाइज आपको नंबर जो दिया हुआ है यही इसका ID है। इससे आपको सर्च करके वो चीज़ करके फिर इंटर करके आपको कोई भी फॉल्ट होता है जैसे आपके अलग अलग आएंगे, जिसमें से आपका या तो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है, आंसर गलत है, या आपको जो आंसर मल्टीपल्स आंसर है, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, है ना। तो वो कोई से अभी डाल सकते हो आप जिसमें आपको डाउट लगता है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ओके, so which of the following is correct expression for ampere hour efficiency of a battery? So बैटरी का एम्पियर आवर का जो बेटर एक्सप्रेशन कर रहा है, जो सबसे सही कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो जो बैटरी ऑफ एफिशिएंसी होता है उसमें जैसे काउंट करते हैं तो एम्पियर आवर में, तो उसको सबसे बढ़िया कौन सा एक्सप्रेस कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आउटपुट इन एम्पियर आवर डिस्चार्ज बाई इनपुट इन एम्पियर आवर चार्ज, मतलब आउटपुट बाई इनपुट जो होता है यही आपका इनपुट, आउटपुट एम्पियर आवर हो जाएगा, और इनपुट एम्पियर आवर ये आपका जो होता है बैटरी की एफिशिएंसी को शो करता है ना। सो आपका तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर है, और इन्होंने आंसर भी दे रखा है तीसरा ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी DC मोटर के लिए एक विशिष्ट अनुरक्षण क्रिया नहीं है। तो DC मोटर के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि कौन सा एक अनुरक्षण क्रिया नहीं है।
तो उसको आप जितना वेट होता है ना, उससे मतलब वेट कह रहा हूँ, जो क्षमता कैपेसिटी होता है उससे ज़्यादा यदि आप उसमें लोड दोगे तो उस केस में जो होता है काम नहीं करता है, वो ख़राब होता है या फिर लोड नहीं उठा पाता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि डीसी विशिष्ट अनुरक्षण क्रिया नहीं है कह रहा है, तो यही आपका निर्धारित क्षमता से अधिक भार में वृद्धि करना है ना। सो आपका दूसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। ये क्वेश्चन है, जब परिपथ में संयोजित एक ओम मीटर है अनंत प्रतिरोध दर्शाता है तो इसका अर्थ क्या है। तो देखो इसमें एक परिपथ है ना, एक सर्किट है, उसमें आपका जो ओम मीटर है वो जो प्रतिरोध दिखा रहा है वो अनंत दिखा रहा है, तो इसका अर्थ क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो परिपथ जो होता है विपरीत होता है, उसी केस में आपका जो होता है, जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो आपका इनफाइनाइट दिखाता है ना, अनंत दिखाता है। सो आपका चौथा जो है ये राइट आंसर है, परिपथ विपरीत है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 4 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू फॉर ए साइन वेव इज नोन एज। इसमें रेशियो पूछ रखा है RMS वैल्यू का, किससे, एवरेज वैल्यू से, फॉर साइन वेव है ना, फॉर अ साइन वेव। इसको किससे हम जानते हैं उसके बारे में पूछ रहा है, तो फॉर्म फैक्टर के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका RMS वैल्यू से एवरेज वैल्यू फॉर होता है आपका रेशियो होता है, जिसमें आपका RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू फॉर साइन वेव, इसको हम फॉर्म फैक्टर से जानते हैं ना। तीसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, विद्युत इंजीनियरिंग में लेआउट डायग्राम मुख्यतः। तो विद्युत इंजीनियरिंग जो होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, उस पर जो आपका लेआउट डायग्राम होता है उस किस चीज़ को दिखाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं उसको दिखाने का काम करता है। तो वही आपका चौथा जो दे रखा है ये सही है, विद्युत घटकों के बीच का कनेक्शन को दर्शाने का काम करता है या दर्शाता है ना। चौथा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है, या 6 नंबर क्वेश्चन है, विच PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ग्राफिकल एंड बेस्ड ऑन रिले लॉजिक डायग्राम। इसमें पूछा है कि कौन सा PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, PLC बेसिकली प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल होता है, उसमें आपका ग्राफिकल एंड बेस्ड ऑन रिले लॉजिक डायग्राम्स का जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो किस में होता है आपका, तो लेडर डायग्राम जो होता है इसमें इस तरह का पाया जाता है ना। तो तीसरा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 7 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, वाई मस्ट द कंट्रोलर इन द आर्मेचर कंट्रोल मेथड बी रेटेड फॉर कंटिन्यूअस करंट, है ना। इसमें कुछ पूछ रहा है कि क्यों जो होता है आपका जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड जो होता है, जिसमें आपका जो बी रेटेड कंटिन्यूअस करंट, करंट को जो होता है कंटिन्यूअसली रेट करता है, उसके पीछे क्यों ज़रूरी होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसका क्या होता है ना, जो आर्मेचर करंट जो फ्लो होता है ना उसको सस्टेन करने का होता है, उसके कारण जो होता है इसमें आपका मस्ट होता है, मतलब बहुत ज़रूरी होता है ना, कि जो आपका कंटिन्यूअस करंट है वो रेटेड रहे, और उसमें आर्मेचर कंट्रोल मेथड जो होता है उसमें कंट्रोलिंग के लिए लगाया हुआ रहता है ना, कि जो आपका करंट फ्लो है आर्मेचर में उस चीज़ को सस्टेन करके रखे। तो ड्यू टू सस्टेन आर्मेचर कंट्रोल फ्लो है ना, पहला जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 8 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, इन अ मल्टीमीटर विच सेटिंग इज यूज टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ वायर। देखो आप मल्टीमीटर में जब जाओगे, एक मल्टीमीटर में, सो उसके अंदर जो होता है ना उसमें आप कंटिन्यूटी चेक करते हो, तो उसमें कौन सा सेटिंग यूज़ करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो उसमें एक इस तरह का होता है जिसका हम यूज़ करते हैं और वो उससे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो उसके बारे में पूछा है। तो रेजिस्टेंस मोड में लगा के हम कंटिन्यूटी चेक करने का काम करते हैं मल्टीमीटर के अंदर, है ना। तीसरा जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बाकी वोल्टेज का करंट का अलग अलग होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे विद ऑप्शन। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है, आरेख में दर्शाई गई मल्टीमीटर परिपथ की किस चीज़ को दिखा रही है। जो ये दिखा रहा है ना, ये किस चीज़ को दिखा रहा है उसके बारे में पूछा है ना। तो इसमें जैसे देखोगे ना आप, तो ये जो है ये एक ओम मीटर का है ना,
इसमें आपका रेजिस्टेंस का दिखा रहा है, अलग अलग रेजिस्टेंस का है ना। तो ये ओम मीटर का रूप में कार्य करते हुए जो परिपथिकी का है उस चीज़ को दिखा रहा है, क्योंकि देखोगे इसमें आपका 200 किलो ओम्स है, 20 किलो ओम्स है, 2 किलो ओम्स है, 200 ओम है, 20 ओम्स है ना। तो इस चीज़ को दिखा रहा है, किस चीज़ को, आपका जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस का जो आपका है उसका जो फ्लो है उस चीज़ को दिखा रहा है। तो वही आपका ओम मीटर के रूप में कार्य करते समय एक परिपथिकी को दिखा रहा है, मतलब एक जो रास्ता होता है कैसे कैसे जा रहा है, तो वही परिपथिकी में कैसे आपका रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे कितना है, तो उस चीज़ को दिखाने का काम कर रहा है ना। सो आपका पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। सो इसमें आपका क्वेश्चन है, एक खाली स्थान है, एक समर्पित उपकरण है जिसे विशेष रूप से भू संपर्कन प्रणाली का प्रतिरोध मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो एक उपकरण का है नाम पूछा है जो कि आपका अर्थिंग प्रणाली में जो होता है रेजिस्टेंस को यानी प्रतिरोध को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका अर्थ टेस्टर होता है ना। दूसरा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विशिष्ट रूप से ट्रांजिस्टर का विनिर्देश या रेटिंग नहीं माना जाता है। तो ट्रांजिस्टर या फिर विनिर्देश, सॉरी, ट्रांजिस्टर का विनिर्देश या फिर रेटिंग नहीं माना जाता है, तो इसमें से कौन सा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका संग्राहक प्रतिरोधक की धारिता जो होता है इसको किसी मतलब विशेष रूप से जो होता है ट्रांजिस्टर या फिर ट्रांजिस्टर का जो होता है विनिर्देश या फिर रेटिंग नहीं माना जाता है ना। संग्राहक प्रतिरोधक की धारिता को है ना। सो तीसरा जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन में आपका पीएन जंक्शन के लिए विशिष्ट रोधी का विभव कितना होता है। तो आपका जो सिलिकॉन पीएन जंक्शन होता है उसमें आपका विशिष्ट रोधी का विभव पूछ रहा है वो कितना होता है, तो आपका 0.7 वोल्ट होता है ना। दूसरा जो आपका ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, खुला परिपथ है जिसमें आपका परीक्षण के दौरान निम्नलिखित पाठ्यांक प्रदर्शित किए जाते हैं। वोल्ट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, ये आपका पावर भी दिया हुआ, शक्ति दिया हुआ है। तो ट्रांसफार्मर की क्रोड हानि ज्ञात कीजिए। इसमें क्रोड हानि पूछ रखा है, क्रोड हानि कितना होगा, है ना। सो इसमें देखते हैं आपका जो, इसमें देखो तो आपका वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है और ये पावर दिया हुआ है ना। तो इसका जो हम आते हैं वोल्टेज और करंट से ही, इसी से आपका आएगा। ट्रांसफार्मर का क्रोड लॉस पूछ रखा है, क्रोड हानि पूछ रखा है ना। सो वी दे रखा है, आई आर दे रखा है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से आते हैं तो वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना। वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। यहाँ पे हमारा आई दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, तो आर निकालेंगे तो आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई हो जाएगा ना। तो हमारा आर जो वी जो है 220 वोल्टेज है, इसको 0.4 करते हैं ना, ये हटा देते हैं 0, ये आ जाएगा 550। और जो आपका ये क्रोड लॉस का फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर होता है ना। आई हमारा दिया हुआ है 0.4, इसका स्क्वायर कर देते हैं। आर जो है हमारा है 220 है ना, तो ये आपका 0.16 हो जाएगा मल्टीप्लाई 220। तो ये आपका 16 दूनी 32, सॉरी, रेजिस्टेंस ये आया ना 550 आया, मैंने अभी का पुट कर दिया, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, है ना। एक मिनट रुक जाओ, 0.4 का स्क्वायर इंटू 550 है ना। तो ये आपका 16 हो जाएगा, 0.16 इंटू 550। तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 16×5 = 80, 16×5 = 80 और 8×88 मतलब ये 88 आ रहा है। 66 दे रखा है आंसर, है ना। देख लेना आप एक बार सोल्व करके, 88 आ रहा है ना। आंसर जो है 66 वोट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है, कंपोस्ट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो कंपोस्ट होता है उसको बनाने का जो मेन उद्देश्य होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कंपोस्टिंग एक विधि होता है जिसमें जो होता है जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसको विघटित करके जो होता है खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना। यहाँ सिर्फ कंपोस्ट लिख रखा है हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ोगे कंपोस्टिंग करके एक होता है ना।
तो जो भी आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें विघटित करना होता है। जो आपके उपयोग सामग्री यूज़ किया हुआ सामग्री खाद के रूप में जो उपयोग किया हुआ सामग्री है उसको कार्बनिक यौगिक में जो होता है विघटित करना होता है, कंपोस्ट करना होता है ना। तो आपका दूसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 15 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम लोड इन अ सब सर्किट ऑफ ए इंटरनल वायरिंग एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। तो इसमें पूछा है मैक्सिमम लोड जो होगा सब सर्किट में जो इंटरनल वायरिंग होगा एज पर जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है उसके हिसाब से कितना होना चाहिए मैक्सिमम लोड है ना, किसमें इंटरनल वायरिंग में, तो आपका 800 वाट का होता है। सो आपका चौथा जो है ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है आपका 16 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जो प्लेट भू संपर्कन में भू इलेक्ट्रोड के चारों ओर नमक और चारकोल का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे डायरेक्टली लिखा हो क्यों किया जाता है उसके पीछे कारण पूछ रखा है कि क्यों किया जाता है। नमक और चारकोल का जो आपका अर्थिंग किया करता है वो संको जो आपका अर्थिंग लगाया जाता है उसमें जो प्लेट होते हैं उसके चारों ओर नमक और चारकोल का जो होता है उपयोग किया जाता है, उसके पीछे कारण पूछ रहा है। सो मेन जो होता है आपका जो नमी जो होता है वो बनाए रखने के लिए, और जो मिट्टी होती है उसमें प्रतिरोधकता को कम करने के लिए जो होता है नमक और चारकोल का मिक्स वहाँ पे उपयोग किया जाता है ना। तो दूसरा जो आपका राइट आंसर है आर्द्रता बनाए रखने और मृदा के प्रतिरोध को कम करने के लिए आपका जो भू इलेक्ट्रोड अर्थिंग होता है वहाँ पे जो प्लेट होते हैं जो अर्थिंग करा जाता है ग्राउंड करा जाता है, वहाँ पे जो प्लेट होते हैं उसके चारों ओर आपका नमक और चारकोल लगाया जाता है ना। सो दूसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है यदि शक्ति को वाट में और समय को घंटे में मापा जाता है तो विद्युत ऊर्जा का इकाई सीधा पूछ रखा है। शक्ति का जो यूनिट होता है वॉट होता है, समय का जो होता है घंटा होता है, और विद्युत ऊर्जा का पूछ रखा है क्या होता है तो वॉट आवर होता है ना। सो आपको पहला जो है ये राइट आंसर है वॉट आवर। जूल जो होता है एनर्जी का होता है, बाकी ये दोनों आपके वॉट आवर का ही हो जाएगा। इसका ये एम्पियर में आ रहा है, वॉट सेकंड आ रहा है, ये नहीं होता है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में क्या क्या होता है। तो ये आपका रेजिस्टेंस का पूछ रखा है, तो रेजिस्टेंस का जो होता है एसआई यूनिट आपका ओम होता है ना। तो आपका चौथा जो है ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ रखा है एक एसी परिपथ धारा में वोल्टता के तात्क्षणिक मान क्रमशः आई इज इक्वल्स टू दिया हुआ है ये वैल्यू है ना, और वी इज इक्वल्स टू दिया हुआ है ये है ना रूप में। परिपथ का फेज एंगल ज्ञात कीजिए, तो फेज एंगल निकालना है इसका कितना होगा फेज एंगल है ना। सो हमारा v इज इक्वल्स टू देखते हैं i इज इक्वल्स टू जो है ये आपका है 5sin314 प्लस 5/6 है ना, ये एम्पियर में है। और v जो दिया हुआ है वो हमारा वोल्टेज में हो जाएगा 20sin314t प्लस 5/3 है ना, ये वोल्ट में है। सो हमारा आई जो हो जाएगा वो आपका 5/6 जो है ये रेडियन हो जाएगा है ना, और वी जो है 5/3 ये रेडियन हो जाएगा है ना। अब जो कला कोण होता है जिसे निकाला जाता है यहाँ पे बोला है फेज एंगल जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है आपका फेज एंगल निकालने के लिए वो आपका होता है फेज का वोल्टेज से माइनस करना होता है आपका फेज का करंट को है ना। तो इसका है आपका 5/3 है ना, वोल्टेज का 5/3 है माइनस, और ये आपका 5/6 है 5/6, तो ये हमारा हो जाएगा 6, ये 2 पाई माइनस पाई, ये हमारा 5/6 हो जाएगा। जो वोल्टेज है फेज एंगल पूछा है ना तो 5/6 हो जाएगा। सो ये आपका 5/6 वोल्टेज में आएगा ना, वोल्टता में यही इसी में खाली है 5/6 का, बाकी ये 5/6 का रखा है ना। तो दूसरा जो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, वोल्टता 5/6 रेडियन धारा के अग्रगामी है ना।
दूसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है, यदि 4 प्रतिरोधों का मान 1 किलो ओम्स के बराबर है तो टर्मिनल एक्स और वाई के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये देखो चारों के चारों ये जो है रेजिस्टेंस में लगे हुए हैं और चारों का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका 1 किलो ओम मतलब आपका 1000 ओम दिया हुआ है। अब इसमें कितने हैं, 4 हैं टोटल, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है। इसको डिवाइड कर तो सिंपल, तो आपका आ जाएगा 250 जो है 250 ओम्स आ जाएगा। इसका रेजिस्टेंस एक्स और वाई के बीच का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो है, बिटवीन एक्स टू वाई, ये आपका 250 ओम से रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। सो 4 जो है आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, यदि करंट मोड पर सेट एक मल्टीमीटर को गलती से समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा। तो देखो आपका करंट मोड का है, उसमें आपका मल्टीमीटर में जो है ना गलती से समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो उस केस में क्या होगा। सो जो आपका मल्टीमीटर के अंदर फ्यूज होता है वो जल सकता है ना। सो वही चीज़ है, आपका मल्टीमीटर के अंदर का जो फ्यूज है वो जल सकता है जब आप किसी करंट मोड पे जो होता है मल्टीमीटर को गलती समांतर क्रम में जोड़ देते हो, तो उस टाइम पे आपका फ्यूज जल सकता है ना। सो आपका दूसरा जो है ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सूचक प्रकाश दीप पायलट लाइट या फिर सिंगल लैंप संकेत दीप को प्रदर्शित करता है। तो एक वृत्त के अंदर एक एक्स जो होता है वो आपका सूर्य प्रकाश दीप और साथ ही आपका संकेत दीप को प्रदर्शित करता है ना। सो पहला जो है आपका यही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो पहला खाली स्थान है, हाँ कलर थोड़ा सा दूसरा हो गया है ना, इसको कर देता हूँ। तो इसमें देखते हैं। तो इसमें आपका खाली स्थान है। उसके बाद पूछा है, आवृत्ति मीटर स्टील रोड की एक श्रृंखला को आकर्षित करने के लिए एक विद्युत चुंबक का उपयोग करके कार्य करता है। तो देखो अमीटर आवृत्ति मीटर किस चीज़ का आवृत्ति मीटर है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें आपका स्टील रोड का एक श्रृंखला को आकर्षित करने के लिए जो होता है एक विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है, उपयोग का करके कार्य करता है, जिसमें आपका प्रत्येक को एक अलग स्वाभाविक आकृति पर ट्यून किया जाता है। तो वो कौन सा आवृत्ति मीटर होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका मैकेनिकल अनुनाद प्रकार का जो आवृत्ति मीटर होता है उसमें इस तरह का किया जाता है ना। तो आपका चौथा जो आपका राइट आंसर है यांत्रिक अनुनाद प्रकार। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, स्विच पैनल और कंट्रोल गियर के साथ काम करते समय क्या सुरक्षा सावधानी बरतनी चाहिए। तो जब भी आप स्विच पैनल और कंट्रोल गियर में आप जब काम करते हैं उस टाइम पे जो आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है वो क्या लेना है। तो आपका जो होता है, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है या फिर उस तरह का रबड़ का या चटाई का मैट का इस्तेमाल करके वहाँ पे आपको काम करना चाहिए स्विच पैनल या फिर कंट्रोल गियर में, है ना। सो विद्युत रोधन के लिए जो होता है, विद्युत को रोकने का आप मतलब कंडक्टर ना बन जाओ उसके लिए आपका विद्युत रोधन के लिए रबड़ की चटाई या मैट पर खड़े होकर काम करना चाहिए, है ना। पहला जो आपका वही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, एक प्रेरण प्रकार के ऊर्जा मीटर की घूर्णी एल्यूमिनियम डिस्क में ड्रिल किए गए छिद्र का प्रयोजन मुख्यतः क्या होता है। एक प्रेरण के बारे में पूछा है, एक प्रेरण का प्रकार जिसमें आपका ऊर्जा मीटर की घूर्णी एल्यूमिनियम डिस्क में ड्रिल किए गए छिद्र का प्रयोजन मुख्यतः क्या होता है। देखो आपका जो आपका ऊर्जा मीटर होता है उसमें आपका एल्यूमिनियम डिस्क लगा होता है और उसी में जो होता है ड्रिल किया हुआ रहता है, तो उसमें छिद्र का जो मेन प्रयोजन होता है, मेन जो मुख्यतः कारण होता है उसके बारे में पूछ रहा है क्यों ऐसा होता है। तो आपका विसर्पित त्रुटि को समाप्त करने का होता है, इसीलिए उसमें आपका छिद्र मिलेगा आपको, है ना। डिस्क में जो है ड्रिल के छिद्र का मुख्य काम जो होता है वही आपका विसर्पित त्रुटि जो होता है उस चीज़ को समाप्त करने का होता है ना। सो दूसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है, कार्बन जिंक शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या कार्य करता है। जो आपका कार्बन जिंक शुष्क सेल होता है उसमें मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है। क्या काम करता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। क्या जो है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है जो कार्बन जिंक शुष्क सेल होता है उसमें। तो जस्ते का वहाँ पे आपका छड़ इस्तेमाल किया जाता है या पात्री इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपका
नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है ना, जस्ते का पात्र हो जाएगा। तीसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, सो रेक्टिफायर सर्किट में फिल्टर का क्या कार्य होता है। जो आपका रेक्टिफायर सर्किट सर्किट होता है उसमें फिल्टर लगा होता है, उसमें फिल्टर का काम क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो क्या करता है ना कि जो आपका डीसी आउटपुट होता है उसको सुचारू रूप से स्पंदित करने का जो कार्य होता है वो आपका रेक्टिफायर सर्किट में फिल्टर कार्य करता है ना। तो दूसरा जो आपका सही उत्तर है, डीसी आउटपुट को सुचारू रूप से स्पंदित करना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के लिए शक्ति आपूर्ति में एसी को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए आपका रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को जो होता है डायरेक्ट करंट में चेंज करता है ना। तो रेक्टिफायर डायोड लगा होता है ना। सो चौथा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, पाइप अर्थिंग संस्थापन में, तो पाइप अर्थिंग जहाँ पे लगाते हैं उसमें पूछ रहा है। तो पाइप के लिए सबसे अधिक किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो पाइप के लिए जो होता है सबसे ज़्यादा किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है जो पाइप अर्थिंग करते हैं उसमें, है ना। तो जस्ता का जो लोहा, जस्ता चढ़ा जो लोहा होता है, मतलब उसको बोलते हैं आपका गैल्वनाइज आयरन बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है मैक्सिमम, है ना। तो दूसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, यदि निकेल लोह सेल मतलब निकेल आयरन सेल में HCl का उपयोग किया जाता है तो क्या होगा। सॉरी, किया जाता है नहीं, किया जाए तो, है ना। सो निकल आयरन सेल जो होता है उसमें आपका HCl बेसिकली आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो उसका उपयोग किया जाएगा तो क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो यदि हम HCl का उपयोग करते हैं निकल आयरन सेल में, तो उस केस में आपका अम्लीय अभिक्रियाओं के कारण जो होता है इलेक्ट्रोड जो होता है वो संक्षारित हो जाएगा, क्योंकि एसिड जो है उसको आपका डिफेक्ट कर देगा ना, तो ये आपका संक्षारित कर देगा। सो उसी कारण जो होता है इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं होता है। इसलिए क्या होगा पूछ रहा है, कारण पूछ रहा था क्या हो जाता है यदि हम HCl मिक्स कर देते हैं। तो ये आपका तेजाब होता है ना, उसको संक्षारित कर देगा वो। चौथा जो आपका राइट आंसर है, अम्लीय अभिक्रियाओं के कारण जो होता है इलेक्ट्रोड संक्षारित हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, तार गेज समान मानते हुए, मतलब वायर स्टैंडर्ड वायर गेज का बात कर रहा है। सो ताम्र चालक की धारा वहन क्षमता एल्यूमिनियम चालक की तुलना में उच्च होती है, क्यों। अब देखो, तार गेज समान मानते हुए, है ना। सो वायर गेज का समान मानते हुए इसमें पूछा है कि ताम्र चालक की धारा वहन क्षमता एल्यूमिनियम चालक की तुलना में उच्च उच्च होता है। जो आपका तांबा होता है ना, कॉपर जो होता है, उसमें आपका कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम के और जो करंट फ्लोइंग का करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो क्यों होता है। सो तांबा का जो होता है बेसिकली आपका रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में कम होता है, उसके कारण उसमें जो आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होता है कॉपर में आपका ज़्यादा पाया जाता है ना। सो दूसरा जो आपका राइट आंसर है, ताम्र की प्रतिरोधकता एल्यूमिनियम से निम्न होती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है, पीएलसी का सीपीयू निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बना होता है। तो पीएलसी जो होता है उसमें आपका सीपीयू लगा होता है। तो सीपीयू जो होता है किस काम के लिए लगा होता है, तो वो क्या करता है कि आपका जो यूज़र प्रोग्राम होता है उसको निष्पादन और इनपुट आउटपुट का नियंत्रण करने के लिए आपका पीएलसी में आपका सीपीयू लगा हुआ होता है ना। तो पहला जो आपका राइट आंसर है, यूजर प्रोग्राम का निष्पादन और इनपुट आउटपुट का नियंत्रण के लिए आपका पीएलसी में सीपीयू लगा हुआ होता है और उसी काम को करता है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 33 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रखा है, विद्युत परिपथ में जो होता है ईएलसीबी का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो ईएलसीबी जो होता है आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। और विद्युत परिपथ में जो होता है इसका मेन जो उपयोग होता है, जो लघु पथन होता है उसका पता लगाने के लिए आपका ईएलसीबी जो होता है सर्किट ब्रेकर उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। सो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर है, लघु पतन का पता लगाने के लिए, मतलब बहुत बहुत कम मात्रा में जो अर्थ लीकेज होता है ना उस चीज़ को पता लगाने के लिए आपका एलसीबी का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी आपका जो विद्युत परिपथ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, सो कंड्यूट संस्थापन में, मतलब नालिका जहाँ पे बैठाना है वहाँ पे पीवी सॉल्वेंट सीमेंट के उपयोग का प्रयोजन क्या है। तो देखो, आपका जहाँ पे कंड्यूट लगा रहे हो वहाँ पे आपका पीवीसी का सॉल्वेंट सीमेंट का उपयोग किया जाता है। उसका मेन प्रयोजन क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो पीवीसी क्या होता है ना, स्थायी जोड़ बनाने में मदद करता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है आपका कंड्यूट संस्थापन में, है ना, कंड्यूट इंस्टॉलेशन में। तो स्थायी जोड़ बनाना मेन आपका पीवीसी सॉल्वेंट का सीमेंट का वो मेन उद्देश्य होता है ना। सो आपका तीसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं
सो 35 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन है यदि किसी दिए गए लोड के लिए एक तार का अवमापक का है तो इसमें पूछा है आपका कि किसी एक दिया गया लोड है उसके लिए आपका तार का अवमाप अवमाप है, मतलब अवमाप है, अवमाप का है तो क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो वह जो होता है अधितापित हो जाएगा और आग लगने का कारण बन सकता है। अवमाप मतलब विदाउट डायमेंशनल, मतलब कितना चाहिए, 10 मीटर का चाहिए, आपने 50 मीटर लगा दिया तो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसमें लग जाए, आग लग सकती है ना। सो वह अधितापित हो जाएगा और आग लगने का कारण बन सकता है ना। सो दूसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है श्रेणी क्रम संयोजन में बैटरी की एम्पियर हावर रेटिंग कितनी होती है। तो आपका सीरीज जो आपका संयोजन होता है, सीरीज कनेक्शन होता है, उसमें बैटरी का जो होता है एम्पियर हावर रेटिंग क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो एक सेल का जो होता है एम्पियर हावर रेटिंग के बराबर होता है, एक सेल की एम्पियर हावर रेटिंग के बराबर होता है ना। मतलब आपका सीरीज कनेक्शन में। तो आपका तीसरा जो है ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है भू संपर्कन के लिए आईईई विनियमों के अनुसार ओवरहेड लाइन प्रणाली में सभी खंभों के भू संपर्कन के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो देखो, एक आपका आईईई है जो कि आपका इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है। तो उसके अनुसार जो होता है, जितने भी आपका ओवरहेडेड लाइन प्रणाली में जो होता है खंभे लगते हैं, जैसे पोल्स लगते हैं, तो उसमें आपका अर्थिंग के लिए क्या उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो प्रत्येक खंभे पर जो होता है सुरक्षित रूप से बंधा हुआ अविरत भू तार लगा हुआ होता है ना, जो आपका ग्राउंड करता है आपका कोई भी अर्थ लीकेज होता है उस केस में, है ना। सो चौथा जो आपका राइट आंसर है, प्रत्येक खंभे पर आपका सुरक्षित रूप से बंधा हुआ अविरत भू तार होता है ना। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सो इसमें क्वेश्चन है आपका पहचानो कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर के प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। देखो, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से पूछा है कि आपका जो सिंगल फेज मोटर होता है उसके केस में कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। तो पहले केस में पढ़ते हैं कि यह मुख्य वाइंडिंग के समांतर क्रम में एक संधारित्र रख कर किया जाता है। नहीं, ये आपका जो होता है समांतर क्रम में नहीं होता है, ये सीरीज में होता है ना, मतलब आपका सीरीज में लगा हुआ होता है ना मुख्य वाइंडिंग जो होता है। तो आपका पहला जो है ये आपका गलत है। दूसरा है यह एक सहायक वाइंडिंग को एक संधारित्र, मतलब ये जनरेटर का बात कर रहा है, के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करके किया जाता है। हाँ, तो बिल्कुल ये आपका दूसरा जो है यही आपका सही उत्तर है। ऊपर देखो आपका समांतर क्रम में लिखा था और नीचे आपका श्रेणी क्रम में। तो दूसरा जो है आपका कथन सही है, पहला जो है आपका गलत है। ये आपका तीसरा नंबर जो है कथन, वो एक जो है आपका असत्य है और दूसरा जो है आपका सत्य है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की चुंबकीय क्रोड के लिए सामान्यतः किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसका जो मैग्नेटिक के लिए क्रोड बना हुआ होता है वो कौन सी मटेरियल का बना हुआ होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका सिलिकॉन स्टील का होता है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 40 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किस चीज़ को मापने के लिए जो होता है फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड या विभव पात विधि का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो अर्थिंग होता है, भू प्रतिरोध होता है, उस चीज़ को मैं मतलब इलेक्ट्रिकल सॉरी अर्थिंग रेजिस्टेंस जो होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए आपका फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है या फिर विभव पात विधि का, है ना। तीसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भू संपर्कन का एक कार्य नहीं है। तो इसमें से पूछा है कि चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका भू संपर्कन मतलब अर्थिंग जो है अर्थिंग का एक कार्य नहीं है। तो आपका परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाता है, ये पर बढ़ाता नहीं है, घटाता है ना। सो पहला जो आपका यही राइट आंसर है, ये आपका भू संकर्पण का कार्य नहीं है ना। अर्थिंग का ये कार्य नहीं है ना, परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाना। पहला जो है ये आपका गलत स्टेटमेंट है और ये आपका कार्य नहीं है, मतलब ये आपका सही हो जाएगा। आंसर पहला जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 42 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है सुरंग वायरिंग में किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है। तो सुरंग वायरिंग जो होता है उसमें कौन से प्रकार का आपका स्विच का उपयोग किया जाता है जिससे व्यक्ति के चलने पर आगे के लैंप जल सके और पीछे के लैंप बंद हो सके। तो जब बंदा सुरंग वायरिंग में जाता है, सुरंग वायरिंग में पूछ रहा है किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है जिसमें आपका व्यक्ति
चलने पर आगे के जो लाइट लैंप होते हैं वो जलते हैं और पीछे के लैंप बंद हो जाते हैं। तो उसमें आपका जो होता है डुअल डुअल पाथ स्विच होता है ना। तो ये आपका लिख रखा है पहले में, आपका सही उत्तर है। द्विपथ स्विच लगा होता है जिससे कि आगे चलने पर आगे का लैंप जो जलता है और पीछे का लैंप जो होता है बंद हो जाता है। ये आपको सुरंग वायरिंग में जनरली इस्तेमाल किया जाता है। सो आपका पहला जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 43 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ के संदर्भ में किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है। सो किरचॉफ लॉ के बारे में पूछ रखा है। सो किरचॉफ लॉ जो होता है उसमें आपका किसी भी नोड पर जो धाराओं का बीजगणित योग्य जो होता है वो आपका 0 के बराबर होता है ना। यही आपका किरचॉफ लॉ कहता है ना। सो आपका दूसरा जो है उसमें आपका अलग अलग आता है, जिसमें से आपका इसमें इसके बारे में पूछ रहा है, करंट के बारे में पूछ रहा है ना। किरचॉफ करंट लॉ के बारे में पूछ रखा है। तो उसमें आपका जो होता है आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल्स टू जो होता है आपका 0 हो जाता है, शून्य के बराबर होता है ना। सो दूसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है एक ट्रांजिस्टर में स्थिर क्यू बिंदु के लिए कौन सी अभिनतीकरण विधि मतलब बेसिक मेथड सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो एक ट्रांजिस्टर के रेफरेंस में पूछा है कि एक ट्रांजिस्टर में स्थिर जो होता है क्यू बिंदु के लिए जो अभितरण मतलब बेसिक मेथड होता है सबसे अधिक उपयोग की जाती है। तो आपका जो होता है वोल्टर डिवाइडेड बेसिक वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ट्रांजिस्टर में, है ना, जो क्यू बिंदु के लिए होती है। सो आपका दूसरा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए खाली स्थान है विन्यास विशिष्ट रूप से प्रत्यावर्तित के रोटर में पाया जाता है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जनरेट होता है, वो आपका जो वाइंडिंग वाला एरिया होता है वहाँ पे जनरेट होता है ना, विन्यास के रूप में। वही आपका वाइंडिंग क्षेत्र हो जाएगा, है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर है, जैसे जनरेटर में होता है ना। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शॉप फ्लोर के अनुरक्षण का लाभ नहीं है। शॉप फ्लोर में पूछ रहा है कि कौन सा अनुरक्षण का लाभ नहीं है ना, मेंटेनेंस का पूछ रहा है। यह स्क्रैप सामग्री को बढ़ाता है, तो ये आपका लाभ नहीं है, ये घाटा होता है क्योंकि जगह उसमें ना कैप्चर हो जाती है। तो दूसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है पाइप भू संपर्कन प्रणाली में चारकोल और नमक का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य। देखो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। तो मेन होता है आपका आर्द्रता को बनाए रखना और जो मृदा चालकता है उसमें सुधार करने का काम करता है ना। सो आपका तीसरा जो है ये राइट आंसर है। जो आपका अर्थिंग का जो मतलब भू संपर्कन प्रणाली जो होता है उसमें चारकोल और नमक का जो उपयोग किया जाता है उसका मेन रीज़न यही होता है कि आपका नमी बनाए रखे, सॉरी, आर्द्रता को बनाए रखे और साथ ही आपका जो है मृदा चालकता में सुधार करके निम्न जो है भू प्रतिरोध बनाए रखना, है ना। सो तीसरा जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा उपकरण नहीं है ना। टूल्स के बारे में पूछ रखा है, सेफ्टी टूल्स कौन सा नहीं है ना। तो ईयर प्लग जो होता है ये होता है, ये आपका कान के लिए कान के लिए होता है ये ईयर प्लग। चश्मा होता है आँख के लिए, दस्ताने होते हैं हाथ के लिए, आई लाइनर नहीं होता, ये लड़कियां इस्तेमाल करती है अपना सजने धजने के लिए, है ना। तो सुरक्षा उपकरण नहीं है, कौन सा नहीं है, आई लाइनर जो है ये नहीं है। तो चौथा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है 49 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है यदि किसी लूप में वोल्टता का योग्य शून्य के बराबर नहीं है तो किस सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। इसमें पूछा है कि किसी लूप में वोल्टता का योग जो होता है, वोल्टेज का जो योग होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, शून्य के बराबर नहीं होता है। तो ये जो है किस सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऊर्जा संरक्षण जो सिद्धांत है उसका है, उसका जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का जो होता है ये मतलब ब्रेक करता है, उल्लंघन करता है ना, यदि शून्य के बराबर उसका वोल्ट नहीं होता है किसी लूप में, है ना। दूसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है एक प्रतिरोध पर लाल, बैगनी और नारंगी मतलब आरबीवाई हो गया, सॉरी वॉयलेट है ना, लाल, वॉयलेट और नारंगी और सुनहरा वर्ण
बैंड है, इसका प्रतिरोध मान और सहिष्णुता कितना होगा। देखो लाल है, बैगनी है, नारंगी है ना, जो रेजिस्टेंस होता है उसमें आपका, और साथ ही आपका सुनहरा वर्ण बैंड है, तो इसका जो होता है रेजिस्टेंस मान, मतलब टॉलरेंस कितना होता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो 27 kΩ और ±5% होता है ना। सो तीसरा जो है आपका यही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, जंग रस्टिंग तब लगता है जब लोहा किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो ऑक्सीजन के साथ या फिर नमी के साथ करता है, तभी आपका रस्ट लगता है, लौ ऑक्साइड निर्माण करता है ना। सो आपको पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। रस्ट तभी लगता है जब ऑक्सीजन या नमी, ऑक्सीजन या और नमी के साथ आपका अभिक्रिया करता है, तब आपका उसमें रस्ट जमता है ना, ऑक्साइड जमता है, तो वही रस्ट होता है। तो आपका पहला जो है यही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, 50 हर्ज पर 0.1 आवर प्रेरित करने के लिए प्रेरणिक प्रतिघात की गणना कीजिए। 50 हर्ज पे आपका 0.1 दे रखा है प्रेरित के लिए प्रेरणिक प्रतिघात। तो इसमें जैसे देखते हैं हम, तो हमारा एल जो हो जाएगा ये आपका 0.1 हो जाएगा है ना। आपका फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपका ये 50 हर्ज है ना। एक्सेल का गणना करना है ना, एक्सेल का निकालना है कितना हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2πfl होता है ना। इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, तो हमारा 2 हो जाएगा इधर, पाई को पाई रहने देते हैं। एफ जो है फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ज है, और एल जो हमारा है वो आपका 0.1 है ना। तो इसको चेंज कर देते हैं, ये 0 हटा देते हैं, 10 आ जाएगा, 10 बचे 50 हो जाएगा, और ये आपका 5 × 10 10 पाई हो जाएगा है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर है। ये एक्सेल निकालना है जो आपका प्रेरणिक प्रतिघात है। तो हमारा क्या है, यहाँ पे एल दिया हुआ है, जो प्रेरक प्रेरकत्व जो है, प्रेरित में बोल रहा है ना, प्रेरकत्व जो होता है एल, ये आपका 0.1 होता है, और ये फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है, और एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है, मतलब प्रेरणिक प्रतिघात का 2πfl होता है ना। इसमें आपका वैल्यू पुट कर दो तो आपका 10 पाई आ जाएगा। तीसरा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धारा और उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच में संबंध का जो है सटीक वर्णन करता है। तो देखो आपका करंट और जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है उसके बीच में जो रिलेशन है उस चीज़ को कौन सा दर्शाता है, और बढ़िया तरीके से बता रहा है। पहला जैसे देखते हैं, इसमें आपका एक धारावाही चालक एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, हाँ बिल्कुल करता है, जो धारा के परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आपका ये जो है सही है। दूसरा देखते हैं, इसमें आपका लिखा हुआ एक सीधी धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के साथ संकेंद्री वृत्त बनाती है, और उनकी दिशा दक्षिण हस्त नियम द्वारा ज्ञात की जाती। नहीं, इसमें नहीं होता है, वो राइट हैंड के द्वारा निकाला जाता है ना। तीसरे में देख रखे हैं, एक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। नहीं, ये भी नहीं करता है ना। पहला जो आपका यही राइट आंसर, पहला नहीं है, ये दूसरा जो है ना, पारंपरिक धारा के लिए, हाँ धारा के लिए बोल रहा है ना, तो दूसरा जो सही, दूसरा जो है ये आपका सही है, पहला आपका गलत है ना। तो केवल दो जो है ये आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड, उससे उत्पन्न जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में सटीक जो है आपका संबंध को रिलेट कर रहा है, वो आपका दूसरा है ना, जिसमें आपका एक सीधी धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के साथ संकेंद्री वृत्त बनाती है, और साथ ही साथ जो होता है उनकी दिशा जो होती है दक्षिण हस्त नियम द्वारा ज्ञात की जाती है ना। सो केवल दूसरा जो है ये आपका सटीक
संबंध को वर्णन कर रहा है, बाकी 1 और 3 नहीं कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका एक्सेल का फॉर्मूला लिख रखा है, तो अभी हमने देखा था 2πfl होता है ना, एक्सेल इज इक्वल टू, ये आपका चौथा नंबर जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 55 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको पूछा है वाट घंटा दक्षता सदैव एम्पियर घंटा दक्षता से क्यों कम होती है, कम क्यों होती है उसके बारे में। तो वाट आवर दक्षता सदैव जो होता है एम्पियर आवर एफिशिएंसी से कम होता है, तो उसके पीछे कारण पूछ रहा है। तो क्या होता है ना आपका वाट आवर घंटा में, कि वो होता है निरावेशन के दौरान जो होता है वोल्टता हो गया, अवशोषण हो गया, अवशोषण के दौरान वोल्टता की तुलना में कम होती है। इसीलिए आपका जो होता है एम्पियर हावर दक्षता के कंपैरिजन में वाट हावर दक्षता जो होता है हमेशा कम होता है ना। तो यही आपका रीजन है। तो चौथा जो है आपका राइट आंसर है, क्योंकि निरावेशन के दौरान वोल्टता और आवेशन के दौरान वोल्टता की तुलना में कम होता है ना। चौथा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल फ्रॉम द रोटर साइड। इसमें पूछा है कि कौन सा जो है रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल करने का मेथड नहीं है। सो चेंजिंग अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो है ये नहीं है। बाकी जो रोटर रिस्टार्ट कंट्रोल ये है, कैस्केड ऑपरेशन होता है, इंजेक्टिंग ईएमएफ इन रोटर सर्किट, तो इन चीज़ों से जो होता है स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन चेंजिंग अप्लाइड फ्रीक्वेंसी से नहीं किया जा सकता है फ्रॉम रोटर साइड से, है ना। सो आपका पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के किस भाग में विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ईएमएफ जो होता है आपका जनरेटर में, जो डीसी जनरेटर होता है उसमें आपका ईएमएफ जो उत्पन्न होता है वो आर्मेचर में होता है ना। सो तीसरा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है भूक्षरण परिपथ विच्छेदक ईएलसीबी का कार्य सिद्धांत पूछ रखा है। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो कार्य करता है भू क्षरण परिपथ में, तो उसका कार्य सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है ना। तो वो क्या होता है ना कि विद्युतमय और उदासीन धारा के बीच का जो असंतुलन होता है उसका पता लगाने के लिए जो होता है ईएलसीबी का इस्तेमाल किया जाता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का, है ना। तो तीसरा जो आपका राइट आंसर है, विद्युतमय और उदासीन धारा के बीच असंतुलन का पता लगाने के लिए आपका ईएलसीबी का इस्तेमाल किया जाता है उसके कार्य सिद्धांत का, है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला आपका 59 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है बैटरी चार्ज करते समय आवेशन धारा को अनुशंसित मान पर सेट करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो जब आपका बैटरी को चार्ज करते हैं उस समय में जो होता है आवेशन धारा को जो होता है एक अनुशंसित मान पर सेट करते हैं। क्यों क्यों उस चीज़ को ज़रूरी होता है सेट करना। तो मेन जो होता है आपका उसकी जो डैमेज डूमेज ना हो जाए आपको बैटरी जो है, उसके लिए ऐसा कुछ करते हैं। सो बैटरी की क्षति से बचाने के लिए हम उसको एक अनुशंसित मान पे सेट करते हैं, जिससे वो उससे आगे जाने से पहले वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए, या फिर हमें जानकारी मिल जाएगा तो हम बंद कर देंगे, जिससे हमारा बैटरी जो है वो बच जाएगा, वो क्षति नहीं होगा, है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है बड़े घरेलू संस्थानों में उपयोग किए जाने वाले आईसीटीपी स्विच का पूर्ण रूप क्या है। सो आईसीटीपी स्विच जो होता है जो बड़े घरेलू संस्थापन होते हैं उसमें किया जाता है। तो आईसीटीपी का बेसिकली फुल फॉर्म पूछ रखा है। तो आईसीटीपी का जो फुल फॉर्म होता है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच होता है ना। सो आपका दूसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है किसी बैटरी में वॉट हावर दक्षता सदैव एम्पियर हावर दक्षता से कम होता है, उसके कारण पूछ रहा है कम क्यों होता है ना। ये क्वेश्चन अभी पहले भी रिपीट था, है ना, इससे पहले 3-4 क्वेश्चन पहले ही था। सो उसमें क्या होता है ना कि रिनोवेशन के दौरान जो होता है, जैसे आपका देखो वाट हावर दक्षता जो होता है हमेशा आपका एम्पियर हावर दक्षता के कंपैरिजन जो होता है कम होता है। उसका मेन जो होता है रिनोवेशन के दौरान जो होता है विभवांतर अवशोषण के दौरान विभवांतर से कम होता है, इसलिए ऐसा होता है ना। पहले वाले में क्या क्या था, उसमें दूसरा था विभवांतर की जगह आपका। सो इसमें आपका विभवांतर लिखा है ना, और उसमें जो था आपका वोल्ट का था। तो विभवांतर का ही जो होता है आपका यूनिट जो होता है वोल्ट होता है ना। तो दूसरा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है कौन सी वायरिंग विधि जो होता है अग्नि खतरों के विरुद्ध सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान करती है। तो जहाँ पे आपका आग से खतरा होता है उसमें आपका वायरिंग विधि जो होता है कौन सा होता है,
जो कि आपका आग से बचाने का मतलब सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो आपका मेटल कंड्यूट वायरिंग जो होती है वहाँ पे आप करोगे तो आग से बचा हुआ रहेगा, है ना, आपके वायर। तो तीसरा जो है आपका यही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है, यदि सिंगल फेज अर्ध तरंग दिष्टकारी को वी वोल्ट आरएमएस के एसी वोल्टता से आपूर्ति की जाती है तो डायोड पर शिखर प्रतिलोम वोल्टता कितनी होगी, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो जैसे क्या होता है ना, इसमें आपका सिंगल फेज के बारे में बात किया है कि सिंगल फेज में अर्ध तरंग दिष्टधारी को वी वोल्टता आरएमएस की एसी वोल्टता से आपूर्ति की जाती है तो डायोड पर शिखर प्रतिलोम वोल्टता कितना होगा। सो इसमें वी को जो होता है वो आपका √2 से जो होता है मल्टीप्लाई किया जाता है ना, मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके। सो AC इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा हमारा VM हो जाएगा, क्योंकि ये जो होता है ये आपका अर्ध तरंग दिष्टधारी है ना, अर्ध तरंग दिष्टधारी है ना। सो PIV इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा हमारा √2V हो जाएगा, है ना। पहला जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, 3 फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। तो 3 फेज मोटर जो होता है प्रेरण मोटर वो किस सिद्धांत पर आधारित है उसके बारे में पूछ रहा है। तो फैराडे जो लॉ होता है ना उसमें आपका 3 फेज मोटर इंडक्शन मोटर जो होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर या नियम पर काम करता है ना। चौथा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के खुले परिपथ परीक्षण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन प्रत्यक्ष निर्धारित किया जा सकता है। सो ट्रांसफार्मर के खुले परिपथ, उसमें ओपन आपका परिपथ जो होता है ओपन होता है, उसे परीक्षण से निम्नलिखित में से कौन सा चल प्रत्यक्ष निर्धारित किया जा सकता है। तो आपका जितना हास होता है ना, लॉसेस होता है, लॉस होता है, उस चीज़ का पता किया जा सकता है ना, निर्धारित किया जा सकता है लॉ हास। तो आपका पहला जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतक प्रकार के विद्युत माप यंत्र का एक उदाहरण है ना। इसमें से आपका विद्युत माप यंत्र का एक उदाहरण पूछा है जो कि आपका संकेतक है ना। तो आपका ये मीटर जो है वो आपका विद्युत का मापने का काम करता है ना। चौथा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका एक क्वेश्चन पूछ रखा है जिसमें आपका क्वेश्चन है, भारत में AC आपूर्ति की आवृत्ति कितनी है। तो इंडिया में जो है आपका फ्रीक्वेंसी जो है AC के लिए वो आपका 50 हर्ट्ज का है ना। 60 जो है ये आपका US में चलता है, इंडिया में आपका 50 है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच डायोड पैरामीटर इंडिकेट द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज इट कैन हैंडल, है ना। सो डायोड पैरामीटर का पूछा है जिसमें आपका जो कि आपका मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो होता है इंडिकेट करता है, जिसको हम जिसको जो होता है हैंडल किया जा सकता है आपका, है ना। सो पीक रिवर्स वोल्टेज होता है उसको, वो जो होता है उसको आपका इंडिकेट करने का काम करता है मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज में, है ना, जो कि आपका हैंडल किया जा सकता है। सो पीक रिवर्स वोल्टेज। तो आपका चौथा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राइंडिंग मशीनों का उपयोग नहीं है ना। ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग नहीं है इसके बारे में पूछ रहा है। तो ग्राइंडिंग मशीन में मोटर लगी होती है ना, तो त्वरित रूप से जो धातु की मोटी प्लेटों का कर्तन होता है वो आपका ग्राइंडिंग मशीनों का उपयोग नहीं है। ये थोड़ा सा सिलेबस से बाहर है ना, क्योंकि ये जो होता है ना ये आपका फिटर मशीनिस्ट और टर्नर वगैरह में मिलता है ग्राइंडिंग मशीन का ज़्यादातर। सो
बाकी आंसर यही आपका दूसरा नंबर है। त्वरित रूप से धातु की जो मोटी प्लेटों होती है उसका कर्तन करने के लिए नहीं किया जाता है, उपयोग नहीं किया जाता है ना। 69 का जो है आपका दूसरा जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है, फिटिंग या धातु कर्म में डिवाइडर का सामान्यतः उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो इसके बारे में थोड़ा कमी है ना। डिवाइडर जो होता है ये आपका मार्किंग के ट्रांसफर में, डिस्टेंस ट्रांसफर में करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सर्किल या चाप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। डिवाइडर का जनरल डिवाइडर देखोगे ना तो उसका तो समझ आता है, लेकिन ये जैसे लोहे का डिवाइडर होता है तो मार्किंग करने के लिए, जैसे सर्कल बनाने के लिए हो गया, डिस्टेंस को ट्रांसफर करने के लिए हो गया, तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। फिटर में होते हैं आपके, मशीनिस्ट में मिलेगा देखने को, कारपेंटर में देखने को मिलेगा ये, है ना। ये आपका थोड़ा बहुत इसमें भी है। तो ये वही आपका है, सिंपल धातु पर जो होता है ब्रीथ या फिर चाप स्क्राइबिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो चौथा जो आपका राइट आंसर है। साथ ही आपका जो होता है डिस्टेंस को ट्रांसफर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ना। पैरेलल लाइन नहीं, ऐसे लगा के आपको, क्योंकि इस तरह का आपको मिलेगा ये डिवाइडर, इस तरह का मिलता है ना आपके आंसर। अगला जो है 70 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ये भी थोड़ा सा है ना, इसके बारे में देख सकते हो। बाकी डिवाइडर का दे रखा है तो आपका ये धातु पर काम कर रहा है ना, तो धातु पे स्क्राइबिंग करने का जनरली आपका इलेक्ट्रिकल में बहुत कम होता है हमारे में, है ना। बाकी दूसरे में देखोगे जैसे आपको फिटर में मिलेगा ये चीज़, मशीनिस्ट में, टर्नर में, उनमें मिलेगा, है ना। बाकी डिवाइडर जनरली समझ में आ जाता है, तो यही आपका है चौथा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ से आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है, जो कि आपका 30 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, नीचे प्रदर्शित पथ परिपथ आरेख, इसमें खाली स्थान है, किस चीज़ को दिखा रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसके बारे में पूछ रहा है, ये जो दिखा रहा है आपका इसके बारे, तो ये क्या कर रहा है, संवृत स्थिति में एक विद्युत बजर परिपथ को दिखा रहा है ना। तो आपका चौथा नंबर जो है ये आपका राइट आंसर है। ये आपका सोलेनोइड यहाँ पे लगा है, यहाँ पे आपका कनेक्शन है स्विच का, यहाँ पे सेल बैटरी लगा है, यहाँ सोडा कैन है, और यहाँ पे नील्स है, और यहाँ पे जब दबेगा कॉर्क है ये, तब जाके आपका जो है बजर बजेगा, खरखर जैसे दबाते हैं ना हम, तो उसमें आपका है। तो चौथा नंबर जो है आपका राइट आंसर है। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, एक वृत्त और उसके अंदर जी तथा प्लस और माइनस चिन्हों वाला प्रतीक निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है। तो आपका एक जी हो गया ऐसे सर्कल के अंदर, एक आपका प्लस और एक माइनस, तो ये जो होता है जनरेटर को दिखाता है ना। तीसरा जो है आपका जनित्र, ये आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया प्रतीक वायरिंग लेआउट किस चीज़ को निरूपित कर रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका सीलिंग फैन को दिखाता है ना। दूसरा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज एबीसी में बी जो है वो समकोण है। ये आपका बी जो है ये आपका समकोण है। ए बी जो है आपका 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 है, और बी सी जो है ये 8 है ना। ए सी कितना होगा, तो ये 8 और ये 6, तो ट्रिपलेट बनेगा आपका। ऐसे निकाल सकते हो सिंपली, है ना। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसको पी मान लो, इसको बी मान लो, है ना। तो ये आपका पी जो है 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 36 प्लस 64, ये आपका 100 हो जाएगा। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो पी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा रूट अंडर 100, और पी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 का जो होता है 10 होता है रूट, है ना। दूसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें आपका एफपीएस का पूछ रखा है, डेंसिटी का जो एफपीएस मात्रक होता है वो क्या होता है। एफपीएस जो होता है फुट पर सेकेंड होता है, उसमें आपका घनत्व का जो मात्रक होता है वो आपका पाउंड प्रति घन फुट होता है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर है। छठे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे गए चित्र में दर्शाया गया है वायरिंग लेआउट दिखाया गया है, ये किस चीज़ को दिखा रहा है उसके बारे में पूछ रहा है ना। ये आपका फ्लड लाइट का है ना। ये जो आपका साइन दिखा रहा है, चित्र दिखा रहा है, ये आपका फ्लड लाइट का वायरिंग लेआउट है ना। पहला जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है, तार स्थापन आरेखन में भू संयोजन
को निरूपित करने के लिए सामान्यतः किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तार स्थापन आरेख में जो भू संयोजन होता है उसमें आपका जो है किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, तो उसमें आपको घटती लंबाई की 3 क्षैतिज रेखाएं दिखाया जाता है ना। दूसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि दो एकल फेज ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में संयोजित करते समय परिसंचारी धाराओं और असमान लौ सहभाजन से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए, है ना। तो देखो आप दो एकल फेज ट्रांसफार्मर है ना, उसको समांतर क्रम में संयोजित करते समय जो उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, उस समय क्या होता है परिसंचारी जो धारा होता है असमान लोड सहभाजन से बचने के लिए जो होता है उसमें कौन कौन सी शर्त जो होती है वो पूरी करनी होती है। तो ट्रांसफर का जो समान ध्रुवता होना चाहिए, वोल्टता अनुपात और समान प्रतिशत प्रतिबाधा होनी चाहिए, है ना। तो पहला जो है आपका राइट आंसर है। तब जाके आपका जो है दो एकल फेज ट्रांसफार्मर में जो होता है आपका ये चीज़ें पूरी होती है तो बढ़िया तरीके से चलता है। जैसे आपका ध्रुवता हो गया, वोल्टता हो गया, अनुपात हो गया और समान प्रतिशत प्रतिबाधा हो गई, ये सारी चीज़ें पूरी होंगी तो बढ़िया तरीके से चलेगा, है ना। तो पहला जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है 2916 का हाफ दे रखा है ना, 2916 और इसका हाफ, है ना। ये जो होता है 54 का स्क्वायर होता है ना। तो इसको काट देते हैं, 1/2 कट जाएगा तो 54 रह जाएगा, है ना। सो थर्ड जो आपका राइट आंसर है, 2916 आपका 54 का स्क्वायर होता है ना। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द्विबिंदु प्रवर्तक मतलब 2 पॉइंट स्टार्टर में प्रवर्तन प्रतिरोध किस चीज़ से संयोजित होता है उसके बारे में पूछ रहा है। 2 पॉइंट स्टार्टर जो होता है उसमें जो होता है आपका आर्मेचर और क्षेत्र वाइंडिंग के साथ जो होता है श्रेणी क्रम में संयोजित होता है ना। सो पहला जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मात्राएं प्रणाली मैट्रिक प्रणाली मानी जाती है। तो सीजीएस और एमकेएस जो होता है ये आपका मैट्रिक प्रणाली में माना जाता है। बाकी ये आपका एफपीएस जो होता है ब्रिटिश में होता है, ये भी ब्रिटिश में होता है, और ये जो होता है ये ब्रिटिश में होता है। बाकी आपका एमकेएस और सीजीएस जो होता है ये आपका मैट्रिक प्रणाली में मानी जाती है ना। तो पहला जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है इसमें कर्म दे रखा है 10, बीसी दे रखा है समकोण त्रिभुज ए बी का मान कितना होगा, है ना। सो बी जो है इसमें 90 डिग्री लिखा हुआ नहीं, लेकिन इसी तरह से होगा क्योंकि बी और सी जो है ये आपका 5 है। ए बी का मान निकालना है, ये निकालना है ना। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करते हैं। 10 का स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, है ना। सो ए बी इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 100 माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 100 25, है ना। ये आपका 75 आ जाएगा। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा √अंडर 75 हो जाएगा, है ना। अब ए बी इज इक्वल्स टू निकालते हैं तो रूट अंडर का जो होता है 75 को हम 25 इंटू 3 में काट सकते हैं और 25 को है 5 होता है तो 5√3 हो जाएगा। ए बी इज इक्वल्स टू, है ना, 5√3 दूसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आता है 13 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है टू वे स्विच का उपयोग तब किया जाता है जब, तो टू वे स्विच जो होता है कहाँ पे किया जाता है और कब किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है कि जब कंडीशन कैसा होता है तो एक लैंप को दो भिन्न स्थानों से नियंत्रित करना होता है उस टाइम पे टू वे स्विच का यूज किया जाता है। जैसे कि आपका सुरंग वायरिंग जो होता है उसमें आपका जनरली ये देखने को मिलता है ना। तीसरा नंबर जो है आपका सही उत्तर है। जब आप आगे की ओर जाते हो तो पीछे का जो होता है वो बंद हो जाता है, पीछे की ओर आते हो तो आगे आपका बंद हो जाता है ना। मतलब आगे ही जनरली चलता है, उसको उल्टा करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है भिन्न दिए गए हैं 2/3 3/4 और 5/8 के गुणनफल का मान पूछ रखा है ना। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मान पूछ रखा है 3/4 और 5/8 का, है ना। ये आपका कट जाएगा सो 5/16 हो जाएगा, है ना। 5 पहला जो आपका राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो आपका 2 पाई
आर प्लस एच होता है ना, किसका, सिलेंडर का। सो 2 × का मान 22/7 माना है। आर जो है वो आपका 9 है, तो 9/2 कर देते हैं, और ये जो हमारा हो जाएगा 15 और 4.5, मतलब 19.5 मान लेते हैं ना। ये कटेगा नहीं, कटेगा, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। 19.5 जो है इसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ, 0 पॉइंट हटा के। अब काटते हैं, अब कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 5 नहीं कट रहा है ना। सो 22 × 9 × 195 × 70। अब काट एक गुना करके देख लेते हैं ना। 22 पचे हो जाएगा आपका 110, 110 हो गया, मतलब 10 11, 22 9 हो जाता है आपका 198 और 11। ऐसे टोटल आप कर लेते हो तो यहीं पे हम कर देते हैं, एक बार जैसे करके देखते हैं। 11 दूनी 22, ये आपका 35 दूनी 70 है ना, 7 पचे 35, और ये हो जाएगा 5 से 5 दिया 15, 4 5 9 45 है ना। एक बार और काट देते हैं, तो 7 पचे 35, 4, 5.5 कर दिए है ना। 99 × 5, 99 × 5.5 करते हैं तो आपका 551.4 आएगा, है ना। चौथा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, यदि आप एक घटक रेखा चित्र मतलब कंपोनेंट स्केच में समांतर रेखाओं के एक युग में देखते हैं तो किस घटक को निरूपित किए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो आपका वो जो होता है जनरेटर होता है ना, संधारित्र होता है, इस तरह का आपको मिलेगा, है ना। वो जनरेटर में जो संधारित्र में जनरली जनरेटर जो होता है उसमें इस तरह का रेखा जो होती है स्केच मिलेगा। इसमें इस आपका समांतर रेखाएं के युग मिलेगा ना, इस तरह का पैरेलल मिलता है उसमें। चौथा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है, किसी धातु का वह गुणधर्म जो भंजन से पहले कोई स्थायी विरूपण नहीं देता है। टूटने से पहले, तो आपका कास्ट आयरन जो होता है उसमें ऐसा कुछ पाया जाता है। तो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी होती है कास्ट आयरन में, जिसके कारण वो टूटने से पहले कोई भी क्रैक्स वगैरह कुछ भी विरूपण नहीं देता है ना। तो दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन को जो है ना, ये जो है ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है ना। हीट ट्रीटमेंट से ये क्वेश्चन है आपके, हीट ट्रीटमेंट में है ये चीज़, है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख संदर्भ में ए बी का मान ज्ञात कीजिए। इसका निकालना है ना, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर निकालो तो ये आपका 8 आ जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा, है ना। 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये आपका 100 हो जाएगा माइनस 36 ए बी स्क्वायर, तो ये आपका 64 आ जाएगा, है ना। 64 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल टू √64, तो ये आपका 8 का आता है ना। तीसरा नंबर जो है वो सही उत्तर है, 8 आएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक लेआउट डायग्राम में सामान्यतः कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक जो लेआउट डायग्राम होता है उसमें आपका मटेरियल स्ट्रेंथ नहीं दिखाया जाता है, वायर पाथ दिखाया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिंबल दिखाया जाता है, कंपोनेंट लोकेशन दिखाया जाता है ना। सो आपका पहला नंबर जो है ये आपका सही उत्तर है। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, निम्न चित्र में ब्लॉक आरेख किस यंत्र से संबंधित। देखो ये जो दिखा रखा है इसके बारे में पूछा है, ये किस यंत्र को दिखा रखा है ना। तो ये आपका यूपीएस का है, जिसमें आपका मेन रिले होता है, रेक्टिफायर चार्जर होता है ना, इन्वर्टर होता है, लीड रिले होता है, लोड होता है, और ये आपका बैटरी बैंक होता है। तो ये आपका जो है यूपीएस होता है, उसका दिखा रहा है ना। तीसरा जो है आपका राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन में आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, हमीद जो है 18,000 में एक रंगीन टीवी खरीदता है, उसे 20% हानि पर बेचता है, टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 20% का वो हानि कर रहा है ना, तो 18,000 का 20% निकाल दो। 18,000 20% मतलब 1/5 है ना। इसको काट दो, 5×15, 5×6 = 30, 3600 रुपये का कम करके बेच दिया। तो 18,000 माइनस 3600, 004 4, 14,400 हो जाएगा, है ना। दूसरा जो आपका राइट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, सामान्यतः जो अर्थिंग हेतु लाइव पार्ट के अलावा उपकरण के सभी भाग कहाँ पर होने चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है। तो भू अर्थ मतलब भू विभव पे होने चाहिए, भू अर्थ विभव पे, है ना। मतलब जहाँ पे आपका अर्थिंग हेतु में जो होता है लाइव पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा जो भी आपके भाग होते हैं वो आपके भू अर्थिंग विभव पर होने चाहिए, है ना। तो आपका चौथा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट स्टार्टर के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से क्या है? तो 2 पॉइंट और 3 पॉइंट जो स्टार्टर होता है उसके बीच में मुख्य अंतर क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है उसमें आपका जो होता है पृथक क्षेत्र टर्मिनल नियंत्रण टर्मिनल होता है, जबकि आपका 2 पॉइंट में इस तरह का कुछ जो नियंत्रण टर्मिनल होता है, कंट्रोल टर्मिनल होता है, वो चीज़ नहीं होता है 2 पॉइंट में, जबकि 3 पॉइंट में ये चीज़ होता है। यही चीज़ जो होता है 3 पॉइंट और 2 पॉइंट से मतलब 2 पॉइंट से 3 पॉइंट को अलग बनाता है ना। तो आपका चौथा नंबर जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोले का पूछ रहा है, तो स्फेयर का जो होता है टोटल सरफेस एरिया जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4πr होता है ना। 4πr² होता है। तो इसमें हम बैठाते हैं 4 का मान जो है 3.14 है, आर जो हमारा है 2 सेंटीमीटर है, 2×2=4 हो जाएगा, है ना। 4×4 = 16 इंटू 3.14, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका 16×4 = 64, 16×1 = 16 और 6 = 20, 16 और 6 = 22, 2 रह गया, 16×3 = 48 और 2 = 50, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है, 1 हेक्टोलीटर कितने लीटर के बराबर होता है? तो हेक्टोलीटर जो होता है आपका 100 लीटर उसमें होता है ना। 1 हेक्टोलीटर में, 1 हेक्टेयर मत समझ लेना, है ना। हेक्टोलीटर पूछा है तो 100 लीटर उसमें होता है। तो चौथा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, जो कंपाउंड मोटर होता है उसमें किस प्रकार का क्षेत्र वाइंडिंग क्षेत्र होता है जो कि आपको उच्च प्रवर्धन बलाघूर्ण प्रदान करती है ना। तो कंपाउंड मोटर जो होता है उसमें जो वाइंडिंग क्षेत्र होता है वो आपका सीरीज फील्ड होता है, जो कि आपका हाई प्रवर्तन बल आघूर्ण जो होता है प्रदान करता है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर है, सीरीज फील्ड या श्रेणी क्षेत्र बोलते हैं उसको, जो उसमें आपको मिलेगा कंपाउंड मोटर में। नेक्स्ट में आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि को व्युत्पन्न राशि के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो राशि देखो आपका दो तरह का होता है, जिसमें आपका फंडामेंटल होता है एक, और एक जो होता है ड्राइव्ड होता है, जिसको आपका मूल राशि एक बोलते हैं, एक आपका व्युत्पन्न राशि होता है। तो व्युत्पन्न में पूछा है, तो इन चारों में लेंथ मास टाइम जो होता है ये आपका तीनों के तीनों फंडामेंटल है, जबकि एरिया जो है ये आपका व्युत्पन्न में आता है। सो पहला जो आपका राइट आंसर है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, बैटरी का प्रतीक निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो बैटरी का जो होता है जनरली आपको इस तरह का देखने को मिलता है ना, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। श्रेणी में दो या दो से अधिक सेल एकांतर रूप में लंबी छोटी रेखाएं, यही चीज हो गया है ना। तो दूसरा जो आपका सही उत्तर है, ये बैटरी का साइन दिखाता है, सॉरी हाँ बैटरी का है ना, उसमें आपका प्लस माइनस का होता है, वो भी चीज़ का भी ध्यान रखिएगा ना जनरली, लेकिन इसी चीज़ का है ना। दो या दो से अधिक सेल जो होता है उसमें आपको इस तरह का लंबी छोटी रेखाएं दिखाता है ना, ऐसे प्लस माइनस का होता है,
बाकी जहाँ पे अर्थिंग होती है वहाँ पे इस तरह का होता है ना। बैटरी का प्रतीक निम्नलिखित किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? प्लस माइनस प्लस माइनस, यही हो जाएगा आपका। दूसरा जो है ये आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है 500 न्यूटन कितने किलो न्यूटन के बराबर होगा? 500 न्यूटन कितने किलो न्यूटन के बराबर होगा? तो इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 0.5 हो जाएगा। 0.5 किलो न्यूटन के बराबर होगा 500 न्यूटन आपका, है ना। दूसरा जो आपका राइट आंसर है 0.5। 30 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 84, 92, 76 का एलसीएम पूछ रखा है। तो एलसीएम निकालना है सिंपल आपका 84, 92 और 76, है ना। इसको आप करो 4 से कट जाएगा, है ना। 21, 23, 24 सबका मल्टीप्लाई करो। 4 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई आपका 23 और मल्टीप्लाई 24 तो आपका 36,708 आएगा, है ना। तीसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले आते हैं क्वेश्चन में। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है एप्टीट्यूड का है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन दे रखा है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है ना। बॉय हो गया, गर्ल हो गया, 5 हैं और ये 3 है। कक्षा में लड़के जो हैं 37 हैं, मतलब 35 हैं, और लड़कियां कितनी हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसको देखोगे ये आपका 7 टाइम मल्टीप्लाई है ना। तो ये भी आपका 7 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका 21 हो जाएंगे, है ना। अब पूछा कितना है, कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो जो दो आपका 56 हो जाएंगे टोटल, है ना। 56, 56 जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है 7 व्यक्ति है ABCDEF और G है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, ऐसे करके, है ना। ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो यहाँ पे ई होगा, इसके दो दाईं ओर जो है केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, राइट। आगे जो है जी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब जी यहाँ पे होगा तब 1 2 और 3 आदमी बैठेंगे, है ना। ए और जी दोनों का निकटतम पड़ोसी एफ है। ए और जी का जो है, मतलब ए और जी का जो दोनों का निकटतम पड़ोसी जो है वो आपका एफ है, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, है ना। सी जो है बी के ठीक दाईं ओर बैठा है। सी जो है बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है। और बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? पहले यहाँ पे एक छूट रहा है ना, ABC, यहाँ पे डी रह गया, है ना। अब यहाँ डी से दाईं ओर मतलब इस साइड कौन बैठा है दूसरे स्थान पे? तो बी आपका बैठा हुआ है। कुछ गलत हो गया इसमें। सी जो है बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस, अच्छा सी यहाँ पे आएगा, है ना, बी यहाँ पे आएगा, तो सी आएगा, है ना। डी के दाईं और दूसरे स्थान पे पहला और ये आपका दूसरा हो जाएगा, है ना। तो सी जो है आपका राइट आंसर है। फिगर फाइनली इस तरह का बनेगा। इसमें आपका 7 लोग बैठा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये जो है इनका जो बैठने का क्रम होगा 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो इसमें जो बैठने का क्रम हो जाएगा, इसमें आपका ई यहाँ पे बैठ गया, है ना। सी यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे जी जी हो गया, ये एफ और डी इस तरह से बैठेगा, है ना। तब जाके डी के दाहिने दूसरे साइड में जो है आपका सी बैठा है। सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है ये युग्म दिए गए हैं जिसमें से ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये 10 तिया 30 है, 15 तिया 45, 3 से मल्टीप्लाई किया है। 13 तिया नहीं है ये, 12 तिया 36 हाँ है ये, 6 चौका 24 ये भी नहीं, 5 सत्ते 35 ये भी नहीं है ना। 3 से मल्टीप्लाई किया है, सिंपल है ना। सेकंड नंबर जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन करना है इसका, सिंपल सा है ना। ये आपका 4 का स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा,
9 मल्टीप्लाई 16, ये डिवाइड में चला जाएगा 63 है ना, 13, और ये प्लस माइनस है, इसको प्लस कर देते हैं, ये आपका 59 हो जाएगा ना। तो 16 नवा जो होता है वो आपका 144 होता है, प्लस ये आपका एस लघुत्तम समापवर्तक कर दो तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 नवा 117, 11 हो जाएगा, 13 पच्चे 65 और 11 76 है ना, बाई 13। तो इसको जोड़ दो, 7 4 11, 6 4 10, 1 11, 7 1 8 और 1 9, 9 से 11/13। पहला जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ये आपका स्टेटमेंट दे रखा है और कंक्लूजन का है ना, कथन और निष्कर्ष का है। कुछ ट्रक जो है वो कार हैं, और कुछ कार जो हैं वो आपके शिप हैं, है ना। कुछ ट्रक जो हैं वो जहाज हैं, मतलब ट्रक जो है जहाज हो सकते हैं क्या, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि कार तक की वो लिमिट है। सभी जहाज कार है, सभी शिप कार हैं, दूसरा भी गलत है। न तो एक निष्कर्ष है और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है, निष्कर्ष जो है वो गलत है ना। दूसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 6 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है, ABCDEFG है, गोल मेज पर बैठे हैं, है ना, जिसमें जी जो है सी के दाईं ओर बैठा है। जी जो है सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है ना। तो 1 2 कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 3 4 5 6 7 है ना। इसमें पूछा है जी जो है आपका सी के दाईं ओर है ना। सी यदि जी जो है सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, यहाँ पे मैं सी को रखता हूँ, है ना, पहला दूसरा। जी सी के दाईं ओर, एक तो यहाँ पे आपका जी हो जाएगा ना, दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, पहला दूसरा, जो कि एफ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, एफ के ठीक दाईं ओर, है ना, एफ के ठीक दाईं ओर सी बैठा हुआ है ना। ए मतलब रेफरेंस भी आपको समझना है, जो कि मतलब ये सी के लिए कह रहा है ना। ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ए जो है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ई सी के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, सी के बाईं ओर, ई जो है सी के दाईं ओर, यहाँ पे ई आ जाएगा, है ना। बी जो है डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, इनमें से कौन सा, अब यहाँ पे जो रह गए हैं इसको बैठा देते हैं, ए और ई को, है ना। ई बैठ गया, ए रह गया, और कौन सा रह गया, ABCD डी रह गया, है ना। ए और डी का कहीं पे है जिक्र, ए का है यहाँ पे ना। ए जो है एफ के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठता है, एफ के बाईं और 3 और 4 7, इसे निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। फिगर एक्यूरेट नहीं बना है ना, थोड़ा फिगर जो है वो गलत हो गया। चलो इस क्वेश्चन का आपका सिंपल है, ये आंसर दिया हुआ है ना, एफ और ई के ऐसे यहीं पे आपका ये दिखेगा, बी जो है बाईं ओर से चौथे स्थान पे है, सी के पहला दूसरा तीसरा, तीसरा में चौथा में नहीं है ना। ओके, अगले क्वेश्चन में छोड़ते हैं इस क्वेश्चन का, फिगर नहीं क्लियर बना। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सिंपल करना है आपको, कैलकुलेट, आपका साइन चेंज कर देना है और कैलकुलेट करना है ना। तो जैसे यहाँ पे प्लस की जगह आपको डिवाइड लिखना है और माइनस की जगह आपको मल्टीप्लाई लिखना है। सो 81 है, यहाँ प्लस की जगह भाग हो जाएगा 9, और भाग की जगह जो आपका प्लस हो जाएगा 35, मल्टीप्लाई की जगह माइनस हो जाएगा 18, और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा आपका, माइनस की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 2।
इसको कर देते हैं 9 आ जाएगा, प्लस ये 35 माइनस ये आपका 36, तो ये आपका 1 रह जाएगा। 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। तीसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य 1000 रुपये अंकित किया गया है। इसमें दुकानदार जो है 10% का छूट और उसके बाद 20% का अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा? तो इसमें सिंपल निकाल दो। 1000 का जो है 10% निकाल दो। 10% मतलब 1/10, तो आपका 100 रुपये माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 900, है ना। 1/10 मतलब 100, है ना। 1000 में 100 माइनस करोगे तो 900। 900 का 20% निकाल दो, लो मतलब छूट दिया ना, 1/5, है ना। 5 से काट दो 180, तो 900 से आपका 180 माइनस कर दो, तो ये आपका 720 हो जाएगा। 720 जो है ये राइट आंसर है। फाइनली देखो 10% का छूट, फिर आपका 20% का छूट दिया, मतलब पहले 1000 रुपया में 10% का छूट दिया, फिर 900 रुपया जो बचा ना उसमें आपका फिर से 20 रुपये 20% का छूट दिया, है ना। तब जाके 720 रुपया में उसने उस सामान को सेलिंग प्राइस पूछ रखा है ना, तो आप 720 रुपये में बेचा उसको, तो आपका तीसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगर 9 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखो, इसमें आपका 13 को जो है 1 और 3 में जोड़ना और फिर गणित संक्राय भी नहीं करना है। तो 32 दूनी 64 प्लस 4 कर रखा है। 24 दूनी 48 प्लस 2, सॉरी 32 दूनी 64 प्लस 2 है ना। 32 इंटू 2 प्लस 2 है। 32 दूनी 64 प्लस 2 66 हो जाएगा, है ना। 24 दूनी 48 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 50। तो सेम फॉर्म आपको देखना है ना। इसमें आपका चौथे नंबर पे ये 61 इंटू 2 प्लस 2, 61 दूनी 100 आपका 22 और प्लस 2 बराबर 124 हो जाएगा, है ना। चौथा नंबर जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है, देखोगे ये 4 बार मल्टीप्लाई किया है, इसको भी 4 बार किया है और साथ में लास्ट में 2 जोड़ा है ना। इसमें देखते हैं, इसमें आपका 4 बार मल्टीप्लाई किया है, इससे 4 बार मल्टीप्लाई किया है और इसमें 2 जोड़ा है। तो मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, 28, 112, 448 और 450, है ना। इसमें क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 4 से, इससे इसको मल्टीप्लाई किया है 4 से, और इसमें जो है प्लस किया है 2 का, है ना। सेम फॉर्म देखते हैं दूसरे पे आपका। तो 24, 96, 384, 386, है ना। इसमें भी सेम आ रहा है, पहले मल्टीप्लाई किया 4 से, इससे इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, और इसमें जो है प्लस किया 2 का। तो सेम आपको देखना है। तो इसमें आपका चौथे नंबर में है 23 चौका 92, 92 चौका आपका 368, और 368 में 2 जोड़ रखा है 370। तो चौथा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है कि धनराशि है 5000 रुपया, इसमें 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में 2000 अर्जित करने में कितने वर्ष टाइम के बारे में पूछ रखा है। तो इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हैं। SI इज इक्वल्स टू जो होता है PRT/100 होता है ना। हमारा इसमें क्या है, SI दिया हुआ है 2000 SI है, इज इक्वल्स टू P हमारा 5000 है, रेट हमारा 10% है, और टाइम का हमें पता नहीं है, डिवाइड 100। इसको काट देते हैं जो जीरो को, ये 1 0 यहाँ गया, 1 0 यहाँ से यहाँ गया, 5 से इसको 20 को काट देते हैं 4, तो T इज इक्वल्स टू जो हो गया 4 आ गया, ये आपका 4 ईयर हो जाएगा, है ना। दूसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 40 स्वयं सेवक का एक समूह है जो कि उत्तर दिशा की ओर मुख करा हुआ है ना। सीधी रेखा में खड़ा है। काव्या जो है दाएं छोर से 15वें स्थान में है, इधर से 15वें स्थान पे है काव्या, और दिनेश जो है बाएं छोर से 22वें स्थान पे है, ये 22वें छोर पे है, किसने दिनेश, है ना। काव्या और दिनेश के बीच मतलब इसके और इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं, टोटल जो है 40 हैं। 40 में से इन दोनों को घटा दो, 22 प्लस 15, है ना। ये आपका 40 माइनस 37, मतलब 3 लोग ही हैं इन दोनों के बीच में। दूसरा जो आपका सही उत्तर है।
अगले क्वेश्चन में आते हैं 13 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को अकेले क्रमशः 12 और 15 दिन में करते हैं, मतलब ए और बी, एक आपका 12, ये एक आपका 16 दिन में पूरा कर सकते। यदि वे साथ मिलकर काम करें, तो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो 48 काम टोटल हो गया। एक का काम 4 हो गया, एक का काम 3 हो गया एक दिन का। 6 दिन तक वो 7 काम करते हैं, टोटल काम 7 हो जाएगा। 6 दिन तक काम करते हैं मतलब 42। कितने काम पे? 48 काम पे। तो ये आपका 7/6 आ जाएगा। दूसरा जो आप, सॉरी 7/6 कह रहा हूँ, 7/8 आएगा, है ना। 7×6 = 42, 8×6 = 48। तो दूसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें। अमन एक बैंक से 10,000 रुपये निवेश करता है। एक बैंक में जो है 10,000, जो कि आपका वार्षिक रूप में संयोजित 6% वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का। तो 2 ईयर का जो होता है वो रेशियो आप बना देते हो 2:1 का। प्रिंसिपल हमारा दे रखा है इसमें 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है 6% का। इसका 6% निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 600 आ जाएगा, है ना। 600 का 6% निकाल दो तो 36 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1200 आ जाएगा ये, प्लस ये 36, तो 1236 आ जाएगा। 2 ईयर के लिए 2:1 का है। प्रिंसिपल दिया है, इसका रेट निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसमें आ गया 600 रुपया। फिर इसका इंटरेस्ट, इसका 6% निकाल दिया तो 36 आया। फिर दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया, है ना, तो 1236 आ गया। तो 1236 फाइनल हो गया। तीसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 15 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, यदि 28 मीटर कपड़े की कीमत 2492 रुपये है, तो उसी कपड़े की कीमत तो उसी कपड़े में 12 मीटर की कीमत क्या होगी? देखो 2492 रुपया टोटल कपड़े की कीमत है ना। 28 मीटर कपड़े की कीमत है। हमें निकालना कितना है? 12 का निकालना है। तो ऐसे कर दो, आपको सीधा आ जाएगा। 3×4 = 12, 7×4 = 28, 7 से काट दो इसको। 7×3 = 21, 3 रह गया 39, 7×5 = 35, 7×6 = 42। इसको मल्टीप्लाई करो, 6×3 = 18, 5×3 = 15, 1 = 16, 3×3 = 9 और 1 = 10, 1068। तीसरा जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, 5 बॉक्स हैं इसमें, जेड वाई एक्स एस और टी है, एक दूसरे के ऊपर रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं कि इस क्रम में। जेड जो है टी के ठीक ऊपर है, मतलब 5 लोगों को बैठा दिया, 1 2 3 4 5, है ना। जेड जो है वो टी के ऊपर है और एस के ठीक नीचे है ना। एस यहाँ पे मान लिए, जेड यहाँ पे, और टी जो है यहाँ पे। वाई जो है एक्स के ठीक ऊपर है और टी के नीचे है। वाई जो है एक्स के ठीक ऊपर है और टी के नीचे है, मतलब पांचों बैठ गए। टी और एक्स के बीच में वाई बैठा हुआ है। तो चौथा नंबर जो है आपका सही उत्तर है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलनाकार छड़ को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन में डाला जाता है। नए बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई निकालना है ना, तो इसका हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। πr² H = πr² H, बड़ा कर देते हैं ना। इसमें हमारा पाई से पाई को हटा देते हैं। आर हमारा इसमें 10 दिया हुआ है, 10 दाएँ 100 हो जाएगा, और ये आपका 30 हो जाएगा। इधर आर जो है ये आपका 5 सेंटीमीटर है, तो 5×5 = 25 हो जाएगा। और हमें एच निकालना है, तो 25 से काट देते हैं। 25×4 = 100, तो H हमारा आ जाएगा 30×4 120। दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। आपको वॉल्यूम निकालना है ना। आयतन निकालोगे, आयतन में आपका निकल जाएगा। एक बड़े का बराबर कर दो छोटे का, क्योंकि बड़े को ही छोटे रूप में पिघलाना है ना, और उसमें हाइट निकालना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, जो कि आपका ए एंड बी का अर्थ जो है, ए जो है बी का पुत्र है। A@B का मतलब ए जो है बी का भाई है। A+B का अर्थ है ए जो है बी की पत्नी है, और A×B का मतलब है ए जो है बी का पिता। अब ये हमारा फाइनल स्टेज दिया गया है, और रिलेशन पूछा है कि भी जो है वी का जी से क्या संबंध है ना। तो इसमें देखते हैं वी एंड आर का, है ना। वी एंड आर का मतलब वी जो है आर का पुत्र है, तो वी हो गया आर का पुत्र हो गया, है ना। उसके बाद टी, आर जो है टी का भाई है।
ये टी सेम रिलेशन हो जाएगा, एक ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। टी प्लस एच मतलब ये जो है पत्नी है, टी जो है वो एच का पत्नी है, मतलब ये फीमेल हो गई। एच इंटू जी मतलब लास्ट का है। एच जो है वो बी का पिता है, मतलब एच जो है जी का पिता है। वी और जी के बारे रिलेशन पूरा है, तो ये आपका कजन ब्रदर हो जाएंगे, है ना। माता पिता, माता के भाई का पुत्र हो जाएगा, है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है 1 kg टमाटर का मूल्य 36 रुपये है। अगले 2 मौसम में इसकी कीमत 25% कम हो जाती है और 20% बढ़ जाती है। तो 2 मौसम बाद इसकी दर क्या होगी। तो आपका 36 रुपया है, इसमें सबसे पहले 25% की कमी आती है, मतलब 1/4 आता है। 9 रुपये का कमी आता है, तो 36 - 9 बराबर ये हो जाएगा 27। 27 रुपये का आया, है ना। अब 27 रुपये में जो होता है 20% की वृद्धि होती है, मतलब 1/5। काटो, 5×5 = 25, 5 का 20, तो 27 प्लस 5.4, ये आपका 32.4 हो जाएगा। पहला जो आपका सही उत्तर है। पहले इसमें कमी हुई है 25% की, तो 36 रुपये में आप 25% की कमी कर दिया तो 27 रुपया हो गया। अब 27 रुपये में जो है 20% का वृद्धि कर दिया, 27 प्लस 5.4 कर दिया, तो ये आपको 32.4 रुपये आ गया ना। तो पहला जो आपका सही उत्तर है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है कि दो संख्याओं का मध्यानुपाती जो है वो 27 है ना। यदि एक संख्या दिया हुआ है 9 है, तो दूसरी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। सो मध्यानुपाती जो होता है, मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला होता है G = √A/B होता है ना। जी हमारा जो है ये आपका 27 दिया हुआ है। 27 = √A हमारा ए का पता है 9 है, और बी का हमारा पता नहीं है ना। 9B हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 9B है ना। तो ये 27 = अच्छा रूट रूट स्क्वायर हो जाएगा, इधर रूट जो है इधर आ जाएगा। रूट जो है जब इधर आएगा तो ये आपका स्क्वायर में आ जाएगा, मतलब 27 का स्क्वायर बराबर 9B है ना। 27 का जो स्क्वायर होता है ये आपका 729 होता है, =9B। B निकालेंगे 729/9, ये आपका 81 से कट जाएगा। B = 81 आ गया। अब इनका योग पूछा है, दूसरी संख्या के अंकों का योगफल, तो 8+1 करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, है ना। पहला जो आपका सही उत्तर है। तो इस तरह से हमने सारा का सारा क्वेश्चन देख लिया। सो इसमें मोस्टली है कुछ क्वेश्चन जो है, जैसे ब्रिटल ने इसका वाला बताया था, तो उसका हीट ट्रीटमेंट का उसके अंदर आपको पढ़ने का है। बाकी आप उसको एक बार दोबारा देखना है ना। बाकी कुछ भी डाउट होता है तो डाउट आप जरूर कमेंट के माध्यम से आप छोड़ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और आपके कुछ भी डाउट होते हैं तो डाउट को आप क्लियर जरूर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। तो इलेक्ट्रिशियन के जो क्वेश्चन थे आपके थ्योरी के, वर्कशॉप कैलकुलेशन के, इंजीनियरिंग ड्राइंग के और एप्टीट्यूड के, तो सारा का सारा क्वेश्चन हमने देख लिया, जो कि आपका 12 जनवरी 2026 को पेपर हुआ था आपका 9 से 10:30 बजे के बीच में, है ना। बाकी इस वीडियो में इतना ही करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की लगातार वीडियो आपको मिलती रहेगी। साथ ही आपका जॉब से जो भी रिलेटेड अपडेट आता है वो सारा कुछ आपको मिलेगा। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं चैनल से। बाकी इस वीडियो में इतना ही करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।